नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग आज हिंदी के प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे और इन प्रश्नों के बारे में एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किसी न किसी परीक्षा में ये पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो। कहीं कहीं मैंने इनको मार्क भी किया हुआ है, लेकिन कहीं मार्क नहीं है तो आप ये ना समझिएगा कि ये प्रश्न कहीं पूछे नहीं गए हैं या फिर महत्वपूर्ण नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अक्सर ये इस तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, फिर यूपी राजस्व लेखपाल हो, ये यूपीएसआई हो, ये तमाम परीक्षाएं होती हैं। इनमें ये प्रश्न कुछ प्रश्न तो ऐसे यहाँ पे मैंने शामिल किया है कि ये प्रश्न रिपीट भी हो गए हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और आप देखने के बाद पाएंगे कि ये प्रश्न वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। श्याम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। तो ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ। क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो ये धीरे धीरे है वो ये धीरे धीरे शब्द जो है, ये धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जब आप पढ़ेंगे इसको विस्तार से, वीडियो आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा या फिर यहाँ पे मैं आई बटन पे भी इसको दे दूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं वो स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं और इनके बारे में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसके अनुसार ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। ऑप्शंस पढ़ता हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। आप सोच के बताइए ये क्या होगा। ये दोस्तों इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय है ये। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन शब्दों को हम लोग विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ते हैं और बाकी के जो बचते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादिबोधक, इन चारों को हम ये अव्यय के रूप में पढ़ते हैं और ये चारों जो शब्द होते हैं ये अव्यय शब्द ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शंस पढ़ता हूँ। 3, 4, 5 और 6। आप देखिए इसका क्या उत्तर होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शंस पढ़ता हूँ। 7, 8, 9 और 10। तो इसमें हमें दिक्कत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कारक जो है वो 8 होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण और संबोधन। तो ये 8 कारक होते हैं, इसको हमको याद रखना है। और कारक दोस्तों महत्वपूर्ण भी है, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इससे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वीडियो भी आपको मिल जाएगी इससे संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ये यूपी टेट 2013 में पूछा है और रेलवे 2001 में पूछा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम। दोस्तों थोड़ा सा ये प्रश्न विवादास्पद टाइप का लग रहा है, लेकिन जो मैंने देखा है अच्छी अच्छी किताबों से उसके अनुसार आपको संज्ञा ही इसका उत्तर होगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपको इससे भिन्न कोई आधारित उत्तर मिलता है, आधारित का मतलब वो किसी न किसी प्रतिष्ठित किताब से यदि उसमें दिया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं भी उसको जाके देखूंगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसका सही निचोड़ क्या है, सही वास्तव में उसका उत्तर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। यह यूपी टेट 2014 में पूछा हुआ है। राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इसमें तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये उत्तर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्द में से किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो इसका परसर्ग होता है, जो चिन्ह होता है में पर। तो वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल
रेखा चित्र। सोचिए आप क्या होगा इसका। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, यानी कि इसमें अधिकरण कारक का जो प्रसर्ग है वो आएगा। ये सत्ताधीश है तो सत्ता के धीश, गंगा जल मतलब गंगा का जल, और रेखा चित्र, रेखा का चित्र या रेखाओं का चित्र ये इसको हम कहेंगे। तो इसमें कहीं भी जो अधिकरण कारक का प्रसर्ग होता है में या पर, ये कहीं नहीं आया है। उत्तर हमारा सही होगा ए, वाहनारूढ़। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुंलिंग है, उसे बताइए। इसमें पहचानना है दोस्तों, बुढ़ापा, जड़ता, घटना और दया। दोस्तों ये घटना हो गया, इसको घटना पढ़िएगा, मिसप्रिंट है, ये टाइप करने में कुछ दिक्कत कर दिया है लोगों ने। खैर, तो इसमें से हमें पुल्लिंग शब्द पहचानना है दोस्तों। एक तरीका आपको यही मैं बता देता हूँ कि पुल्लिंग शब्द आप कैसे पहचानेंगे। आप इनका वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए, और यदि पुल्लिंग की तरह इसमें आते हैं शब्द तो आप इसको एक ट्रिक इसको कह लीजिए, इसका आसानी से उत्तर इस हिसाब से पा सकते हैं आप। जैसे दया, तो दया दिखाई लिखते हैं। घटना, घटना हुई। जड़ता, ये भी इसका अर्थ भी किसी भी तरह से उसमें जड़ता व्याप्त है या इस तरह से। लेकिन बुढ़ापा आ गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द यही होगा, बुढ़ापा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। दोस्तों इसका ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ आपको। अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक और अपादान कारक। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा संबोधन कारक। ये संबोधन कारक है, और कारक की जैसा हम लोगों ने पहले देखा था कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो कारक से ही फिर से ये प्रश्न पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। अब भाववाचक संज्ञा दोस्तों मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई हुई है, और वहाँ पे वहीं की बात मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ कि भाववाचक संज्ञा को आप सॉफ्टवेयर मान लीजिए और बाकी जो संज्ञाएं हैं उनको हार्डवेयर मान लीजिए। जो भाववाचक संज्ञा है उसको आप देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं। जैसे अब इसमें देख लीजिए, लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, तो इसमें उत्तर सी सही है। जो अन्य प्रकार की संज्ञाएं हैं उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे पहाड़ है, आदमी है, कार है, तो इसको हम देख भी सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन जो भाववाचक संज्ञा होती है, जैसा कि मैंने कहा कि उसको सॉफ्टवेयर आप मान लीजिए, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन मानवता जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, इसको आप न तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो इस तरह के ट्रिक्स हैं, आप जाके जो ये पार्ट है संज्ञाओं का उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो ऑप्शंस पढ़ता हूँ। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो इसमें आप देखिए उत्तर क्या होगा, सोचिए आप। इसमें हिमालय से गंगा निकलती है, क्योंकि अपादान कारक जो होता है वो अलग होने का बोध कराता है से। तो यहाँ पे देख लीजिए उसका कारक चिन्ह है जो से वो आया हुआ है, तो यहाँ पे अलग होने का ही बोध हो रहा है, इसलिए ये जो है अपादान कारक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये देखिए अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। तो कर्ता, कर्म, करण, अपादान, आप सोच के बताइए। उसका उत्तर बिल्कुल उसी तरह से है, घर से बाहर गया, यानी घर से अलग होने का बोध हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये होगा अपादान कारक। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो इसका आप उत्तर सोचिए और बताइए दोस्तों कि प्रेम क्या होगा। तो जैसे प्रेमी है, तो प्रेमी को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। कोई प्रेमी हो तो उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन प्रेम को आप नहीं देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, इसलिए यहाँ प्रेम जो होगा वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो 13वां का जो है वो ऑप्शन ए सही होगा, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं।
कवि का स्त्रीलिंग क्या है? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में पूछ लिया है इसको। कवियत्री, कवित्री, कवयित्री, कवियत्री। तो यहाँ पे सी सही है, आप लोग जानते भी होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूछ लेता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एसआई परीक्षा 2008 और देखिए प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006, इन दोनों परीक्षाओं में इसको पूछ लिया है। तो हम सभी जानते हैं, काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि हिंदी और संस्कृत हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं और हिंदी संस्कृत साथ साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक बढ़ जाता है, आप लोग जानते भी होंगे, द्विवचन वहाँ पे बढ़ जाता है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि आप इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए तो आपको इसके लिंग का पता चल जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे शब्द रट के और उनको याद नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से यदि वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं तो ये हमें समझने में इसको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, उत्साह, उत्साह बढ़ गया है। अब उत्साह बढ़ गई है नहीं कहेंगे, उत्साह बढ़ा हुआ है या बढ़ गया है। चक्रव्यूह रचा, मृत्यु हुई। अब ये यहाँ पे देखिए मृत्यु हुआ नहीं, यदि उनकी मृत्यु हो गई तो गई शब्द आएगा वहाँ पे, गया नहीं कहेंगे, इसलिए स्त्रीलिंग यही होगा, मृत्यु स्त्रीलिंग होगा। संकल्प लिया, तो इसका भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये पुल्लिंग शब्द की तरह ही इसका वाक्य में प्रयोग होगा। तो इससे हम इसका आसानी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपना विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17वां है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, तो इसमें पूछ रहा है, देखिए ऑप्शंस में पढ़ता हूँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे हम सभी जानते हैं दोस्तों, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। ये उत्तम पुरुष है, मैं, मुझे, मेरा, हमारा, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के सर्वनाम आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष सर्वनाम जो होते हैं उनका प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है, जिसे जो बात अपनी कहता है उसके लिए प्रयोग होता है। तो ये मुझे वही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शंस पढ़ता हूँ, आज, यथा, परंतु, लड़का। तो 2 तरह के शब्द होते हैं दोस्तों, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब जिसमें लिंग, वचन, काल, विभक्ति, वाच्य इनके आधार पर परिवर्तन आ जाए। तो ये देख लीजिए, आज ये एक अव्यय है, यथा ये भी अव्यय है, क्योंकि लिंग, वचन, काल, विभक्ति चाहे किसी प्रकार की हो, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये सदैव अपने मूल रूप में, यानी कि इसी तरह से ये प्रयोग होंगे, ये इसी तरह से अपने मूल रूप में प्रयोग होगा। अब आज का आजो या आजे इस तरह से नहीं होगा, यथा का यथाओं नहीं होगा, परंतु भी बिल्कुल अपने मूल रूप में इसी तरह से प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे लड़का सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इस पे लिंग, वचन, काल, विभक्ति, वाच्य, पुरुष इन सब का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए वचन ही बदल जाए, यदि बहुत से लड़कों के बारे में बात की जाए यदि, तो लड़का का लड़कों हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। 19वां प्रश्न है, सभा में 20 लोग थे, तो इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, समुदायवाचक, परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। दोस्तों इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो है, लेकिन यहाँ पे जो होगा 20 अगर होता तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक हो जाता, लेकिन 20 है, कोई निश्चित संख्या यहाँ पे नहीं बता रहा है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा ये। आखिरी प्रश्न देखते हैं, 20वां है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, ए तेज, बी पहला, सी बुद्धिमान, डी जो है मीठा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ए जो है वो क्रिया की विशेषता बताता है, जिसे तेज भागना, तेज दौड़ना, तेज बोलना, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा, तेज।
तो दोस्तों यही थे प्रश्न। यदि और अधिक प्रश्नों पे आपको अभ्यास करना है, अभी मैं प्रश्न छोटे ही रख रहा हूँ, कम रख रहा हूँ, लेकिन यदि आप कमेंट करते हैं कि आप ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊँगा। तो यदि आपको अधिक प्रश्न चाहिए अभ्यास करने के लिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊँगा। अभी मैं प्रश्न कम रखना चाहता हूँ, वीडियो छोटी रखना चाहता हूँ। इसके साथ ही एक चीज़ और आपसे कहनी है कि हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, गणित के भी जो बेसिक टॉपिक्स हैं, उन पे मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखिए और यदि यहाँ तक आप वीडियो देख के आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों जो वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है उसको बनाने में कम से कम 10 से 15 घंटे लग जाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। तो यदि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ तक, तो प्लीज़ आपसे ज़रूर ये विनम्र प्रार्थना रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो से जाइएगा। तो बस आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।